हाय एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत कुछ है अनपैक करने को, तो चलिए आते हैं, करते हैं हम लोग। और हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमें जाना नहीं है, जितना ज़रूरी है हम लोग उतना पढ़ेंगे, लेकिन उतने को अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि कोई किसी को लगता है कि कम पढ़ने का मतलब ये होता है कि बस इसी तरह ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाना है। नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे अपने टॉपिक को, लेकिन जो कुछ पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, आपका काम यह है, कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप नोट बना सके। और प्रॉब्लम्स में बहुत सारे करवाऊंगा, आपका काम होगा वीडियो को पॉज करना है, प्रॉब्लम खुद से बनाना है। अगर बन गया स्किप कर दीजिए, अगर नहीं बना तो फिर देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूं, उस चीज को कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, असली आपका स्किल वही समझ में आता है, असली विन वही है कि आप खुद से प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स बना ले रहे हैं इसका मतलब आप चैप्टर समझ गए, प्रॉब्लम्स नहीं बना पा रहे हैं इसका मतलब आपने चैप्टर को अभी नहीं समझा है। तो टॉपिक्स को, चैप्टर्स को समझने के लिए प्रॉब्लम्स बनाने होंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। बहुत तरह तरह के इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग सब देखेंगे किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, वन बाय वन। गेट रेडी, अपने नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहिए। लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो डायमेंशन होते क्या चीज है। डायमेंशन का मतलब है कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी में कोई फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है। राइट, उसको हम उसको डिपिक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कैसे? हम लोग ऐसे थर्ड ब्रैकेट में कुछ सिंबल्स लिखते हैं जिससे समझ में आता है कि हम डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर में इसका यूनिट है। सिंबल जब हम ऐसे लिखते हैं तो मीटर का m होता है, लेकिन लेंथ का डायमेंशन होगा l। याद रखिए कि ये यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है, डायमेंशन यूनिट के इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम मेजर करते हैं लेंथ को फुट में तब भी उसका डायमेंशन l ही होगा। दैट्स द होल पॉइंट कि हम लोग डायमेंशंस का यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि यूनिट से हट करके हम बता पाए कि किसी एक डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है। ओके, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अभी इतना याद रखिए फिलहाल के लिए कि डायमेंशंस के ये इतने सारे सिंबल्स होते हैं। हमें इसमें से ये तीन का ज्यादा यूज है, लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि यही तीन जो है सबसे ज्यादा, ये फंडामेंटल में भी सबसे फंडामेंटल है, जो डेली लाइफ में हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। तो ज्यादातर आज जो प्रॉब्लम्स हम जितने करवाने वाले हैं उनमें यही तीन डायमेंशंस का यूज आएगा। हो सकता है आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए जहां पर आपको कभी केल्विन का भी यूज आ सकता है, एम्पियर का भी यूज आ सकता है। नथिंग बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जिस तरह करते हैं सवाल को सॉल्व उसी तरह से करेंगे। ठीक है, बस यहां पर आपको याद रखना, ये भूलना नहीं है कि किस डायमेंशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। सातों जो लेटर्स हैं आपको याद रखना है। तो बेसिकली लेंथ को l से, मास को m से, टाइम को t से, टेम्परेचर को k से करते हैं, जबकि केल्विन का जो सिंबल है उसी तरह से, सेम एम्पियर के लिए भी, कैंडेला के लिए भी, मोल के लिए भी। तो बेसिकली SI यूनिट में जो सिंबल होता है उसी तरह डायमेंशन का भी एग्जैक्टली सेम सिंबल से, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल, ये भी केस सेंसिटिव होता है, सबको कैपिटल में लिखना है सिवाय कैंडेला और मोल के जो स्मॉल में रहता है। खैर, हमें फिलहाल इन तीनों से ही काम है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी, रेडियन और स्टीरेडियन, ये होते हैं डायमेंशनलेस, यानी कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब ये कैसे होता है सब समझ में आ जाएगा, 2 मिनट टाइम दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये फोर्स मान लीजिए एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? ये डिराइव्ड है, ऑफ कोर्स डिराइव्ड है। तो इसको हम लोग अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग डाइन का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं, सब आपने पहले से पढ़ा हुआ, आप जानते हैं कि न्यूटन और डाइन इस्तेमाल होता है। पाउंडल भी इस्तेमाल होता है, किलो पोंड इस्तेमाल होता है, पाउंड फोर्स इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस तरह से फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन एक चीज जो फोर्स को फोर्स क्या बनाती है, जैसे अगर मैं, होता है ना कि किसी को कोई
उल्टे सीधे काम कर रहा है तो वो एक अपना पासपोर्ट बना देता है, आधार कार्ड बना लेता है दूसरे नाम से, वो अपने भाई बाल वाल बढ़ा लेगा, दाढ़ी मूछें बढ़ा लेगा और उसके बाद अलग नाम से अलग पासपोर्ट बना लेगा। ऐसा होता है, आपने फिल्मों वल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या अपना फिंगरप्रिंट चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। ठीक इसी तरह से यूनिट्स चेंज हो सकते हैं मेजरमेंट के, लेकिन एक चीज जो कभी चेंज नहीं होगी वो है फोर्स, या फोर्स की डेफिनेशन के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है इसका डायमेंशन। यानी हमें इतना पता है कि ये फोर्स की डायमेंशन है mlt टू द पावर 2 टू द पावर -2, ठीक है, mlt -2। ये फोर्स की डायमेंशन, ये कभी चेंज नहीं होगी चाहे उसका यूनिट कुछ भी हो। ये हमें बताता है कि फोर्स जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके अंदर मास की एक यूनिट है, लेंथ की एक यूनिट है और टाइम की 2 यूनिट है, लेकिन वो चूंकि -2 पावर है यानी ये डिनोमिनेटर में है। ये कैसे हो गया? चलिए करके देखते हैं। अगर हम फोर्स को इस तरह लिखते हैं, अगर फोर्स इज इक्वल टू ma, ये हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। हम लोग न्यूटन लॉस भी पढ़ेंगे 11-12 में, लेकिन 11 में, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इतना तो आपको याद होगा कि F इज इक्वल टू ma, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो मास है इसके साथ ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिलहाल के लिए बहुत सिंपल में इसको इस तरह से लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मास, ये टाइम को हमने इसी मास के नीचे लिख दिया, और ये वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस या लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे में मास की एक यूनिट है, इसको डायमेंशन से हमने एक्सप्रेस किया थर्ड ब्रैकेट में, और लेंथ की एक यूनिट है, और नीचे में टी स्क्वायर्ड है यानी कि टी की 2 यूनिट है, ठीक है। यानी अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? mlt -2, क्योंकि ये t जब ऊपर आएगा तो -2। इतना आपने पढ़ा हुआ है सर्ट्स, पावर्स कैसे काम करते हैं। पावर से अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब है कि वो चीज एक्चुअली डिनोमिनेटर में है, वो टर्म, ओके। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आया कि फोर्स के अंदर क्या छुपा हुआ है? 2, एक मास का यूनिट छुपा हुआ है, एक लेंथ और 2 टाइम जो कि डिनोमिनेटर में। ये उसकी असल है, ये उसको बिल्कुल आप स्ट्रिप डाउन करेंगे जब फोर्स को, तो अंदर में जो मिलेगा वो ये है, ये चीज है फोर्स। अगर हम नाम कुछ भी रख दे, डायमेंशन अगर mlt टू द पावर -2 है, इसका मतलब वो फोर्स है, ठीक। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इसको समझने के लिए ये है वर्क और एनर्जी। हम लोग पता है कि वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल होता है, इसीलिए वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। दैट शोज कि दोनों एक ही चीज है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखिए इसी तरह से निकालते हैं। अभी जो हमने किया वही करेंगे। वेलोसिटी जिस तरह से है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, लेंथ को ऊपर रखेंगे l डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं lt -1, ओके, क्योंकि ये टाइम जब ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अच्छा, l का डायमेंशन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब कुछ भी ना लिखा रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर 1 है, और ये चीज आप जानते हैं ऑलरेडी, राइट। जैसे कि अगर हम 2x लिखते हैं, इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाई 2 है, लेकिन सिर्फ x लिखते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब कि यहाँ पर एक 1 है जिसको लिखते नहीं है, चाहे पावर हो चाहे कोफिशिएंट हो, हम लोग कभी भी 1 को हमेशा स्किप कर देते हैं। और कितनी कमाल की बात है कि रियल लाइफ में भी यही करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बोलते हैं कि 2 देना, तो पूछेगा 2 क्या देना भाई, 2 क्या देना है? डोसा दूं कि इडली दूं कि उत्तपम दूं कि उपमा दूं, क्या दूं? 2 यूनिट्स। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 मसाला डोसा चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि मसाला डोसा दो, तो वो एक ही ला कर देता है। तो यहां पर भी वही होता है कि वो आगे का कोफिशिएंट आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ यूनिट बता देते हैं तो वो समझ जाता है कि वैल्यू जो है वो एक ही है, ओके। उसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, तो हमने किया ये lt -1, लेकिन
हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं m0lt-1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि m 0 है यहाँ पर। ओके, किसी भी चीज का पावर 0 = 1 होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा 0 कर देगा। इतना मैथ्स आपको पता होना चाहिए, इंडिसेस, सर्ट्स, इनकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में काम आता है। वरना क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप करने लगेंगे, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगी अगर आप इंडिसेस और सर्ट्स को थोड़ा बहुत बेसिक सुन के आप नहीं समझेंगे तो। ओके, तो ये चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे लिखे ऐसे लिखे, एक ही बात है, lt⁻⁻1 और ये m⁻0 lt⁻⁻1, ये एक ही चीज है। ऐसे लिखिए ऐसे लिखे। इसको इस तरह लिखने से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि m नहीं है इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में मास का कोई रोल नहीं है वेलोसिटी में। ओके, डेंसिटी को हम लोग किस तरह लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम। मास को लिखेंगे ऊपर, वॉल्यूम नीचे है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है, तो हम इसे लिखेंगे L3। L3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम होता है 3 लेंथ के डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन, ये हमें पता है ऑलरेडी, L3। तो अब ये L को ऊपर ले जाएंगे, कैसे होगा, L-3। यहां पर टाइम नहीं है, तो अगर टाइम को लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे ml-3t0। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा कर्व बॉल एक फेंकते हैं, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। आपने ये पढ़ा होगा, स्ट्रेन का मतलब नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, यहां समझ लीजिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। ओके, किसी ऑब्जेक्ट का किसी को खींचा गया तो उसका लेंथ चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई ओरिजिनली उसकी लेंथ कितनी थी, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो यहां पर क्या है, ये चेंज इन लेंथ भी एक्चुअली क्या है, लेंथ ही है भाई, और ओरिजिनल लेंथ है वो भी लेंथ है। तो डायमेंशंस क्या हो गए दोनों के, L/L, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई डायमेंशन होता ही नहीं है इसका। इसका एक्चुअली क्या होगा, m0 L0 t0, यानी ये स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी, कैसे समझ में आएगा, इस तरह समझ में आएगा कि उनका फॉर्मूला ये रहा, m0 L0 t0, दैट शोज दैट द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को जानेंगे, क्या काम है, क्यों करते हैं, इतना झमेला हम लोग करते हैं क्यों है डायमेंशनल एनालिसिस का। इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे बहुत फायदा होता है हमें। सबसे पहला काम है हमारा, वो है यूनिट कन्वर्जन। इसमें हमें बड़ी मदद मिलती है। यूनिट कन्वर्जन में डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम आता है। जिस तरह से हम लोग ये जानते हैं v1 u1 = v2 u2, ये हमने पढ़ा हुआ है। u क्या है, u कोई यूनिट है जिसमें m की a यूनिट है, l की b यूनिट है और t की c यूनिट है, इतना दिया हुआ है। ओके, बेसिकली आप ये समझिए यूनिट्स को, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी, फ्राइड राइस, इन सभी में चावल लगता है, मसाले लगते हैं, फिर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस है वे ऑफ प्रिपरेशन का, और इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज का भी फर्क होता है। कुछ इंग्रेडिएंट प्लस माइनस रहते हैं, एक्सक्लूसिव रहते हैं, जो एक में है, जैसे कुछ बिरयानी में कुछ मसाले हैं जो पुलाव में नहीं पड़ते हैं, वो सब है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चावल है, प्याज है, ये सब तो भाई सब में पड़ना है, लेकिन तब भी सबका टेस्ट अलग है। क्यों अलग है, बिकॉज द प्रोसेस इज डिफरेंट एंड क्वांटिटी इज डिफरेंट। तो एक ही चीज की अलग अलग क्वांटिटी, राइट, यही मास, लेंथ, टाइम, सब में यही है, लेकिन सबकी क्वांटिटी डिफरेंट है, जिससे क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो जाता है, एक नई चीज बन जाती है, राइट। उसी तरह से यहां पर हमारे पास में एक यू यूनिट है, जिसमें m है, मास है a यूनिट, लेंथ है b यूनिट, टाइम है c यूनिट। उसी तरह अगर हम लोग, हमें पता है ये चीज v2 u2, हमें वैल्यू पता है, यूनिट पता है। अब हम इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे इस यूनिट में, u1 में, u2 को u1 में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, वैल्यू भी चेंज होगी, और ये जो v2 वैल्यू थी ये चेंज होके हो जाएगी v1। तो v1 की वैल्यू क्या होगी, हम लोग ये u2 को इधर भेज देंगे। अब इसमें v2 को इधर रख के u2/u1 को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया।
यहां पर बेसिकली किया क्या जा रहा है, दोनों यूनिट्स में U2 और U1 दोनों में मास की जो यूनिट्स हैं दोनों को डिवाइड कर दिया जा रहा है, लेंथ की यूनिट्स को डिवाइड कर दिया जा रहा है, टाइम को डिवाइड कर दिया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। ये सब ना बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि सर क्या है ये, इसको हटाइए, हमें एग्जाम्पल्स बताइए। एग्जाम्पल्स देखेंगे, वही काम भी आने वाला है, उसी तरह से हम लोग करेंगे एग्जाम में। वेरी गुड, चलिए करके देखते हैं कैसे होता है। यहां पे सवाल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन फोर्स है, उसको डाइन में कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं। वेरी सिंपल, चलिए करते हैं। 1 न्यूटन, let's take the black pen, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, सॉरी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/T-2। ये हमें पता है ना जी। तो हम लोग इस डायमेंशन के फॉर्मूला में इस न्यूटन को लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली हमने बिरयानी को बिरयानी ना बोल करके कहा कि इट्स ए मिक्सचर ऑफ क्या, चावल है, प्याज है, मसाले है, तेल है, इन सभी चीजों में हमने बांट दिया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन को हम ऐसे लिखेंगे, m का एक यूनिट है यानी कि kg, l यानी लेंथ को हम लोग लिखेंगे मीटर में, क्योंकि हम लोग ये न्यूटन क्या है SI यूनिट में है, CGS में हमें कन्वर्ट करना है। डाइन क्या होता है, CGS में फोर्स की यूनिट है, राइट। तो हम लोग SI में कर रहे हैं इसीलिए kg मीटर लिख रहे हैं। और टाइम को हम लिखेंगे, चूंकि ये -2 है यानी नीचे है डिनोमिनेटर में, सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हमारा, एक्चुअली ये न्यूटन जो है जब इसके कपड़े उतारे जाए तो अंदर ये मिलता है, ठीक है। ये ऊपर से सूट बूट पहन के न्यूटन बन गया, लेकिन जब इसके कपड़े उतारे जाते हैं तो ये एक्चुअली है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें डायमेंशन से पता चलता है, ठीक। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स। और ग्राम में हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसी क्या शौक चढ़ा हमें, इसलिए क्योंकि डाइन में हमें कन्वर्ट करना है। और डाइन क्या होता है CGS में, तो हम लोग CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। CGS में kg को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, मास क्या होता है CGS में, ग्राम, तो इसीलिए हमने यहां पर g लिखा, इनटू मीटर, CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, तो इसीलिए मीटर को चेंज करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब ये सारे जो नंबर्स हैं इनको इधर ले आएंगे बाहर, तो ये कितने हो जाएंगे, कितने जीरो से 5, 1 2 3 4 5, और इधर क्या बचेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस नंबर को हम लोग आसानी से, इतने जीरोस कौन लिखे उतनी फुर्सत किसके पास है, हम लोग इसको लिखेंगे 10⁵। नहीं पता अगर, इसको समझ लीजिए, 10⁵ का मतलब होता है 1 के बाद 5 जीरो, जितने जीरो लगाने हैं 1 के बाद 10 के ऊपर उतना पावर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही है फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में, लेकिन इसके कपड़े उतरे हुए हैं। इसको चलिए सूट बूट पहना देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइन। और इसी के साथ ये है हमारा आंसर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। फाइन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वेरी इजी। इसी तरह सारे क्वेश्चंस एक्चुअली इजी ही होते हैं। मुश्किल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते हैं। एक बार समझ जाएंगे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली। चलिए, एक्सप्रेस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इन CGS यूनिट्स। CGS यूनिट में बताना है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील को। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील ये क्या बला है, ये है दिस वन। यहां पे दिया हुआ है y ऑफ स्टील इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स। ओके, चलिए इसको हम y स्टील ना लिख के सिर्फ y भी लिखते हैं, चलेगा। y इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके,
अब इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट किस चीज में, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस में सिस्टम में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि न्यूटन को अभी हमने किया, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमें पता है, हम इसको यहां पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे 19 इंटू 10⁻10। न्यूटन को हम यहां लिखेंगे 10⁵ डाइन डिवाइडेड बाई, यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन साइन भी दे देते हैं, डिवाइडेड बाई, ये मीटर क्या हो जाएगा सीजीएस में, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मतलब है 100। 1 मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, बट ये स्क्वायर है, और स्क्वायर ये नहीं कि यहां पर बस एक स्क्वायर देकर घर चले, जी नहीं, आप इस तरह समझिए कि ये मीटर ब्रैकेट में है और इसके बाहर स्क्वायर है, जो भी चेंजेस आएंगे वो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं उसके, तो ऐसे होगा, ये 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझे। तो यहां हम लिखेंगे इस पूरे 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 19 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁵ डाइन डिवाइडेड बाई ये 100। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, तो क्या होगा, जितने कंपोनेंट से अंदर में मल्टीप्लाई किए हुए हर एक के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 100 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये सेंटीमीटर के ऊपर भी आएगा। फाइन, चलिए यहां पर थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस भी हमें हो जाएगी। यहां पर लिखा है 10⁵, यहां लिखा है 100 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी 2 जीरोज हैं और उसको स्क्वायर कर रहे हैं। 10⁵ का मतलब है 10⁵ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीरोज और 100 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 जीरोज को 2 बार। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज 10⁴, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब 2 पावर के ऊपर पावर होती है तो जब ओपन करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पर 10⁴ हो जाएगा। या फिर इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो यहां पर भी हमें 4 जीरोज मिल रहे हैं। ठीक है, जब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं वो 1 के बाद 4 जीरो। ये जीरो में अक्सर गड़बड़ होती है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स का घर है। अक्सर लोग इसमें सब कुछ सही से समझ जाते हैं, बिल्कुल फिजिक्स समझे हुए हैं, एक से एक ऊपर के कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं हाई फाई, लेकिन जीरोस की गड़बड़ी की वजह से ये इनको पता नहीं है 10 के पावर में माइनस होगा, प्लस होगा, जीरोस, डेसिमल, इस पे गड़बड़ करके पूरा मार्क्स अपना गड़बड़ कर देते हैं, भले ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मैथ्स प्रैक्टिस हो नहीं रही है आपकी नीट में, तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि सब कुछ पढ़ के समझ के भी बर्बाद ना हो जाए सब कुछ। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें 4 जीरो हैं और इसमें 5 जीरो हैं, तो क्या होगा, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 10⁻10 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁴, और यहां लिखेंगे हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसे लिखे टेढ़ा ऐसे स्लैश दे करके, या फिर डिवाइडेड बाकायदा एक डिनोमिनेटर ऐसे एक लाइन खींचकर फ्रैक्शन का, ऊपर में न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, दोनों ही सही है। ये हम लोग ज्यादा स्पेस ना ले, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक, एक ही चीज है, मैंने जो यहां लिखा डाइन पर सेंटीमीटर, सेम चीज है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कैलकुलेशंस करनी होती हैं वहां पे ज्यादा आसान होता है अगर फ्रैक्शन बनाया जाए पूरा पूरा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। यहां 5 जीरोज है, नीचे 4 जीरोज है, तो क्या होगा, 4 जीरोज ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1 जीरो। इसका मतलब है ये होगा 19 इंटू 10⁻10 इंटू सिर्फ 10 बचेगा, बाकी के ये 4 जीरोज
कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर के 4 जीरो से, और ये 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, यानी यंग्स मॉडुलस ये है। ये जो यंग्स मॉडुलस हुआ सीजीएस सिस्टम में वो होगा 19 इंटू 10 टू द पावर 11, जबकि एसआई सिस्टम में कैसा था 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां है 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया, आप कैसे एक स्टेप आपने गायब क्यों कर दिया। अगर आपको लगता है, अगर ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पका रहा हूँ, बहुत लंबा इलेबोरेट कर रहा हूँ, इतना आपको आता है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बेसिकली आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कौन देख रहा है, इट्स अ फ्री कंट्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी पॉइज इन वन, ये क्या है भाई इसे कहते हैं पोइजी। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार है क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है तो इसको हम लोग तो पॉइजलीस पढ़ते थे बचपन में जब हम आपके एज के थे, लेकिन इसे एक्चुअली पोइजी कहा जाता है। अब हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, कुछ और अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो, उतना मैटर नहीं करता है, इसको पॉइजली भी पढ़िए, सब फाइन है। बेसिकली ये है क्या, पॉइज और पोइजी, ये है विस्कोसिटी की यूनिट इन सीजीएस एंड एसआई, जो यहां पर लिखा हुआ है। ओके, तो कहा जा रहा है एसआई यूनिट जो है विस्कोसिटी की, जो है पोइजी, उसमें कितने पॉइज होते हैं, यानी सीजीएस। बेसिकली एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यही क्वेश्चन है। और भाई ये विस्कोसिटी होती क्या है, यहां पर हमें दिया हुआ है, यहां पर पता है हमें कि विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन पता है, कपड़े उतार के हमें दे दिया गया है भाई कि यहां पर मास की एक यूनिट, लेंथ की एक यूनिट डिनोमिनेटर में और टाइम की एक यूनिट डिनोमिनेटर में। इजी पीजी, जब सब कुछ तो पता ही है तो करना क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए, तो 1 पोइजी, स्पेलिंग गड़बड़ ना हो जाए, बड़ी बेइज्जती होगी भाई। हाँ चलिए, अब देख के तो सही स्पेलिंग लिख ही सकता हूं भाई, अभी नहीं लिखा रहता तो फिर प्रॉब्लम थी। ओके, तो 1 पोइजी इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे 1, ये कपड़े पहना हुआ है, सूट बूट में है, इसके कपड़े उतारते हैं पहले, तो ये क्या बन जाएगा, एसआई सिस्टम है ना, हो जाएगा केजी डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगा मीटर इन मीटर सेकंड। दोनों नीचे है, दोनों डिनोमिनेटर में है, क्योंकि दोनों का पावर -1 है, हमने दोनों को नीचे लिख दिया केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड। अब हम इसे क्या करेंगे, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सीजीएस में कैसे करेंगे कन्वर्ट, केजी क्या बन जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, मास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड है, सेकंड चेंज नहीं हो रहा है, फाइन। यहां पर नीचे 2 जीरोस, ऊपर 3 जीरोस हैं, क्या होगा, दोनों कैंसिल होंगे, हमारे पास बचेगा ऊपर सिर्फ 1 जीरो, यानी ये बाहर जब आएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, यानी इसको अगर कपड़े पहना दिए जाए, सूट बूट पहना दिया जाए, तो ये बन जाएगा पॉइज। तो 1 पोइजी इज इक्वल टू 10 पॉइज। ओके, तो ये भी बन गया सवाल, और इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वेरी इजी पीजी, कोई टेंशन नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन है, एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल, और कैलोरी, एक जूल क्या होती है, एक जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास में एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, a new system of unit is made in which the units of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second respectively। तो पूछ रहा है कि what is the magnitude of 1 calorie in the new system। इस नए सिस्टम में, मतलब हमारे पास 3 सिस्टम है, एक है कैलोरी, दूसरा है जूल, और तीसरा एक ऐसा सिस्टम है जहां पर यूनिट्स जो है वो अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड है।
पहले तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, पहले ये समझेंगे ये सब हो क्या रहा है। ये सारी एनर्जी है, राइट, कैलोरी और जूल ये सारी एनर्जी है। तो एनर्जी की जो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लिखा हुआ नहीं है कहीं, हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहां पर ये बता दिया गया है। और ये क्या चीज है, बेसिकली 1 जूल यहां पर कपड़े पहना करके भी है, सूट बूट में भी है सेम यूनिट, और कपड़े उतार करके भी है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमें समझ में आया बेसिकली डायमेंशन का यूज क्या है। डायमेंशन हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसको ऐसा ये यूनिट में उसका जो बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है, कपड़े उतारे हुए जो उसके फॉर्म होते हैं, उसको हम लिख पाए। यहां पर वो दिया हुआ है तो हमें यूनिट्स की जरूरत नहीं है, यहां पर तो हमें पता ही है। अच्छा, ये पता है और कैलोरी पता है हमें, 1 कैलोरी और जूल का रिलेशन पता है। तो अब हमें पूछा है कि इस 1 कैलोरी को न्यू सिस्टम में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसको, ज्यादा पॉन्डर नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा है ना, सवाल बनाने आपको, आप रगड़ना शुरू कीजिए, ठीक है, पेपर पे पेन से घसना शुरू कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। सोचते रहेंगे तो इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, राइट। ओके, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इस जूल के कपड़े उतारेंगे, क्या बचेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिलता है हमें। अब हमें जो नए यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो नया यूनिट क्या है, उसमें केजी नहीं है, उसमें यूनिट क्या है, अल्फा केजी। उसमें लेंथ का यूनिट क्या है, बीटा मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, गामा सेकेंड। ठीक है, ये हमारे नए यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 4.2, ये केजी को हम लिखेंगे अल्फा केजी, फाइन। मीटर को हम लिखेंगे, इसको यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं फॉर ईज। चलिए, बीटा मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था कि मीटर के अंदर कुछ खिचड़ी पकेगी तो वो ब्रैकेट के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि बीटा अलग से लिखकर हमने मीटर ये कर दिया, क्योंकि हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और सेकंड को हम लिखेंगे गामा सेकंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अपने से ये अल्फा बीटा गामा कहां से दे दिया, अगर हमने अपने से दिया है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अगर जैसे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर रिजल्ट वही होता है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग यहां क्या करेंगे, हमने ये अल्फा ऐड किया, तो अब हम डिनोमिनेटर में एक अल्फा ऐड करेंगे मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे, उसको शामिल करेंगे हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये बीटा स्क्वायर, जब बीटा को हमने यहां ऐड किया तो एक्चुअली क्या है, बीटा स्क्वायर है, राइट। तो हम लोग नीचे में यहां पर एक बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर गामा जो ऐड किया हमने, गामा स्क्वायर एक ऊपर में शामिल करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अल्फा, ये गामा स्क्वायर गामा से, बीटा स्क्वायर से, और अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कैसे हो रहा है। तो ये तरीका था हमारे इस यूनिट को इस नए यूनिट में चेंज करने के लिए हमें ये चीजें ऐड करनी पड़ी। अब हम इसे इधर लिख लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4.2 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा स्क्वायर, और यूनिट होगा अल्फा केजी बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक्चुअली इसे इस तरह लिखेंगे, दैट वुड बी बेटर, कि हम इसे लिखेंगे बीटा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी को जब हम न्यू यूनिट में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया, क्या हो गया, 1 कैलोरी इन न्यू यूनिट, 4.2 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा स्क्वायर ऑफ न्यू यूनिट, ठीक है।
चलिए इसी के साथ में यूनिट कन्वर्जन पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विच इज डायमेंशनल करेक्टनेस। डायमेंशन हमारे सही है कि नहीं ये चेक किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। किस तरह से चेक होता है, लेट्स सी। इसके लिए एक रूल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। होमोजेनाइटी का मतलब है, होमोजीनियस का होने का मतलब है कि कोई चीज डिफरेंट नहीं है, एक जैसी है। ओके, होमोजेनाइटी का प्रिंसिपल ये है, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप किसी शादी में जा रहे हैं जहां पर आपका ड्रेस कोड है कि फॉर्मल पहनकर जाना है। ठीक है, आपने कहा कि मैं तो पहनूंगा शेरवानी, लेकिन आप जब पहनकर जाते हैं शादी में शेरवानी, उसके नीचे जीन्स, उसके नीचे हवाई चप्पल, क्या रिएक्शन होगा? क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? आपके फादर का, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन होगा? तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ कि शेरवानी और जीन्स और हवाई चप्पल, राइट? तो अगर आप शेरवानी पहन रहे हैं, फॉर्मल है, तो फॉर्मल ट्राउजर्स भी होने चाहिए उसी तरह के, फॉर्मल आपके शूज भी होने चाहिए। ऐसा हो कि एक सेट में रहे सब चीज, राइट? जहां पे इनफॉर्मल है, आप कहीं पर टी शर्ट और जीन्स और नागरा जूते पहनकर चले गए, वो भी क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट? तो इसी तरह से होमोजेनाइटी ड्रेस कोड में भी होती है। ठीक इसी तरह से होमोजेनाइटी आपकी इक्वेशंस में भी होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज की एक होमोजेनाइटी होती है, ये नहीं होगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। यहां पर देखिए, अगर हम ये लिखते हैं 2 मीटर प्लस 10 सेकेंड इज इक्वल टू 12 kg, क्या ये सही है? आपको लग रहा है कि ये सही है? एक्चुअली क्या है ना, ये गलत है। ये जानने के लिए आपको यहां तक पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको साइंस लेने की भी जरूरत नहीं थी। आपको ऐसे ही पता है कि सर ये क्या है, 2 मीटर और 10 सेकंड, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो बस वही बात है कि ये शेरवानी और हवाई चप्पल है, राइट? एक में आना चाहिए ना। अगर मीटर ऐड होता है या केजी, कोई एक जैसी यूनिट्स ऐड होती हैं। चलिए केजी और ग्राम को भी ऐड कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट करके हम ऐड कर देंगे, राइट? लेकिन केजी और मीटर को कैसे ऐड करेंगे भाई? ये तो किसी जन्म में ऐड नहीं होगा, तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। अच्छा चलिए, आपने कहा कि केजी मीटर तो ऐड हो जाएगा ना, तो अगर हम ये लिखते हैं कि 2 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 12 kg, तो ये भी नहीं होगा। बोओगे पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे भाई? अगर बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा ना, और आम बोएंगे तो आम मिलेगा। ये कैसे हो रहा है कि कुछ कर रहे हैं कुछ और मिल रहा है कुछ और? ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? 2 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी हम एक ही जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो भी उसी फिजिकल क्वांटिटी में होगा। ये बहुत ही क्लियर है, इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत थी नहीं। इतना दिमाग आप लोगों के पास है, तभी आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। यू गाइज आर ऑसम। आगे पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये थ्योरीज फेल हो जाती हैं। ये जो है हॉस्टल लाइफ की तरह है। यहां पर आप टी शर्ट जीन्स में नागरा जूता पहन सकते हैं। तो आप जब नीट का एग्जाम क्रैक करके मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आप अगर हॉस्टल में रहेंगे तो आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सब चलता है। मल्टीप्लिकेशन में ये केजी है, ये मीटर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बिल्कुल होंगे सर। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? ये जो वैल्यूज हैं 2 और 10, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 20। 2 × 10 इज इक्वल टू 20। और जो यूनिट्स है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। केजी × मीटर इज इक्वल टू केजी मीटर। अच्छा, केजी मीटर के बीच में डैश, आपने देखा होगा मैंने जो प्रॉब्लम्स बनाए वहां पर भी मैंने डैश दिया 2 यूनिट्स के बीच में। वो डैश इसीलिए देते हैं, अगर नहीं देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ तो मैं जैसे कलर वलर में मैंने दिखा दिया, ये दोनों अलग अलग कलर के हैं। आप तो कलर दिखा नहीं सकते हैं ना अपने एग्जाम में। अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरह से केजीएम, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा यूनिट है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये किस चीज का सिंबल है, राइट? तो इसीलिए हम लोग एक डैश देते हैं, तो समझ में आए कि ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये केजी और मीटर का प्रोडक्ट है। यानी ये दोनों चीजें यहाँ पर है, केजी और मीटर। इसी तरह से डिवाइड करने में भी वही होता है कि आप किसी को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यूज हैं
वो डिवाइड हो जाएंगी, और जो यूनिट्स है उनको हम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को हम लोग मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगर हमें पता है फोर्स है कोई जो दो यूनिट्स का, दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम है, ओके, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स ही होनी चाहिए। ए एक फोर्स है, बी एक फोर्स है, तभी ऐड करने के बाद फोर्स ही मिलेगा। दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया। सी फोर्स है और डी फोर्स है, ये जरूरी नहीं है। सी और डी को मल्टीप्लाई करके फोर्स आना चाहिए। इसका कंडीशन ये है कि अगर फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, तो ये सी और डी की यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में ये फोर्स की यूनिट आ जाए। फॉर एग्जांपल सी अगर है, सी का डायमेंशन है m और d के डायमेंशन है LT⁻², तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस ये आ जाएगा। तो ये नहीं कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके अगर हमें फोर्स चाहिए तो ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट्स को कि यहां पर फोर्स की डायमेंशन हमें मिल जाए। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं, समझ में आ गई होंगी आपको। इनका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बन सकते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे। तो इस चीज को समझना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर साइनोसॉइडल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है, लॉगरिथम है, तो यहां पर जो ये p होता है, यानी कि जो उसका पैरामीटर है, जैसे ये साइन के अंदर में जो ये, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो ये जो थीटा है ये डायमेंशन लेस होगा। e⁻p में जो e के ऊपर जो पावर है वो डायमेंशन लेस होगा। log ऑफ p, तो ये p होगा डायमेंशन लेस। और ओवरऑल ये सारी एक्सप्रेशंस भी डायमेंशन लेस होती हैं, लेकिन हम लोगों को जिस चीज से काम है फिलहाल, जो प्रॉब्लम्स बनाने में यूज आते हैं, वो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी इसके एक्सप्रेशंस में जो आते यूज होता है, जो भी साइन के साथ में, इसके साथ में, एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस के साथ में, वो हमेशा एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस होता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करके इसको समझते हैं। प्रॉब्लम्स बनाना है, सब समझ में आ जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज k इज इक्वल टू βL3, where L is the distance traveled, find the dimensional formula of B। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पता है βL3, ओके, तो हमें पता है L3 हमें पता है, तो बेसिकली ये हमारा इक्वेशन है, ये k इज इक्वल टू βL3। इसमें हमें k की डायमेंशंस पता है। k की डायमेंशन कैसे पता है? क्योंकि k काइनेटिक एनर्जी है, हम फाइंड आउट कर लेंगे, अभी हम निकालेंगे कि k की डायमेंशंस क्या है। बीटा की नहीं पता है, L की पता है, क्योंकि L तो भैया लेंथ है। तो हमें दो चीजों की डायमेंशंस पता है, ये बीटा की नहीं पता है। तो ये एक इक्वेशन है जहां पर बैलेंस होना चाहिए, जैसा हमने दिखाया अभी पिछले स्लाइड में। हमने ये देखा ना कि यहां पर ये बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ, इस तरह से कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डायमेंशंस दोनों तरफ के सेम हो। तो वही काम यहां पर करना है हमें कि इधर का डायमेंशन हमें पता है एक साइड का, दूसरे साइड में भी एक चीज पता है, दूसरी हमें पता लगानी है। चलिए ज्यादा बात नहीं करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, ये जो हाफ है ये कोफिशिएंट है, इसको इग्नोर कर देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूलाज में इसका कोई रोल नहीं है। ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला में फाइंड आउट करने में, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाफ को हटा देंगे तो पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूलाज में न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स होते हैं या कोई भी कांस्टेंट जो रहे उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर हम इसे लिखते हैं इस तरह से, डायमेंशन ऑफ के हमने थर्ड ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ के विच इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, इस तरह से हमने लिखा। इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम
तो टाइम नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हमने लिखा है इसको -1 और ये पूरे का स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मास और ये स्क्वायर जो है ये अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L2T-2। ठीक है, इसको एक साथ लिखेंगे क्या होगा mL2T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये आपको ऐसे भी और भी दूसरे तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। फोर्स हमें पता है mLT-2 होता है और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mLT-2 में एक और L को मल्टीप्लाई कर देंगे, mL2T-2 ये हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी वही होगा विच इज दिस वन। समझ में आ गया? अब हम लोगों का काम है ये फाइंड आउट करना। हमारे पास इक्वेशन क्या है k इज इक्वल टू बीटा एल क्यूब। ओके, हमें k का डायमेंशन पता है। अगर हम इस तरह लिखते हैं डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ एल क्यूब, तो इस तरह से होगा कि k के डायमेंशन को हम लिखेंगे mL2T⁻² इज इक्वल टू बीटा का डायमेंशन, और ये L को एक्चुअली इसका डायमेंशन क्या होगा इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंथ है हमें पता है। अब हम इसको इधर भेजेंगे। एक्चुअली इस इक्वेशन को हम लोग घुमा करके लिखेंगे। ये अक्सर होता है फिजिक्स में, इक्वेशंस को कभी कभी लिखने के बाद हमें लगता है कि अरे हमने तो ऐसे लिख दिया, या इक्वेशन में ऐसे था हमें तो इस साइड में कुछ चाहिए, तो अब हम क्या इसको पूरा घुमा करके मिटा करके लिखेंगे? नहीं, थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, इंटिमिडेट नहीं होना है। समझना है कि इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो बात एक ही होती है, राइट? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा एल क्यूब इज इक्वल टू mL2T-2, ठीक है, और उसके बाद L को इधर भेज देंगे। बीटा डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा mL2T-2 डिवाइडेड बाई, अरे ये क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, इसको हमने इधर भेजा और पूरे इक्वेशन को घुमा दिया, विच इज परफेक्टली फाइन। ऐसा कर सकते हैं आप, एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कर दिया आपने, पूरा गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सब समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मेंटल एक्सरसाइज थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग ये L को ऊपर ले जाएंगे। ये L ऊपर जाएगा, क्या होगा L-3, L का पावर -3। यहां पर ऑलरेडी 2 है, 2 और -3 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या होता है, पावर एल्जेब्राइकली ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक्चुअली ऐड होते हैं दोनों पावर। तो 2 और -3 क्या होगा -1। समझ रहे हैं? तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको mL का पावर -1 T⁻²। क्या इस तरह लिख सकते हैं? यस और नो? अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में खुद से बनाइए, समझिए, लेकिन इतना आपको समझने की जरूरत है। अगर इसको भी और डिटेल में बताना पड़े इसका मतलब कि फिर तो फिजिक्स सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज डू सम मेंटल एक्सरसाइज, खुद सोचने की कोशिश कीजिए, पेपर पे बनाइए और इसको समझिए कि मैंने क्या किया। इसको मैं ऊपर ले गया, L⁻³ -3 इज इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन mL⁻⁻1 T⁻²। Okay, and this is the dimension of beta. Usually जब भी हम लोग इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं तो यहां पर एक इस तरह का साइन देते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही चीज को, सेम चीज को अलग तरह से लिखा हुआ है, या फिर कहीं कहीं हम लोग ये और करके भी लिखते हैं, और। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अपने बुक्स में मिलेंगी। तो कभी भी इक्वेशंस को आप लिखेंगे इसको मिस मत कीजिएगा, हो सकता है कभी मैं मिस कर दूं, आप मत करना। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ये है डायमेंशन ऑफ बीटा विच इज mL⁻⁻1 T⁻², विच इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत थी कि कैसे क्या हुआ,
ठंडे दिमाग से एक बार रिवाइज कीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, कि मैंने क्या क्या किया, मेरे क्या स्टेप्स थे, मैंने यहां से कहां से शुरू किया। मैंने देखा कि मुझे डायमेंशंस को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS दोनों तरफ में क्या होना चाहिए, डायमेंशन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो मैंने देखा कि क्या डायमेंशन बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, एक तरफ का डायमेंशन हमें पता है, दूसरी तरफ में भी एक चीज पता है, दूसरी नहीं पता है, तो हमने पूरे चीज को डायमेंशन के टर्म्स में लिखा और जो नहीं पता था उसको फाइंड आउट किया। एक्सट्रीमली सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज x ऑफ t इज इक्वल टू v बाई बीटा इंटू 1 प्लस e टू द पावर बीटा t, फाइंड द डायमेंशन ऑफ v एंड बीटा। ओके, यहां पर दो चीजें फाइंड आउट करनी है, v और बीटा, इन दोनों की डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला बड़ा सा दे दिया गया है, तो बेसिकली अब करना वही है, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशंस को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद हमें पता लगाना है डायमेंशन ऑफ v एंड बीटा। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें टेंशन। पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से जो यहां पर टर्म्स है हमारे पास में, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हर एक का डायमेंशन क्या क्या है, ये सब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाए, x इज इक्वल टू v बाई बीटा इंटू 1 प्लस e टू द पावर बीटा t। ओके, v पता है? नहीं पता है, वही तो निकालने को कहा गया है। बीटा पता है? बीटा भी हमें नहीं पता है उसका डायमेंशन, ये निकालने को दिया गया है। यहां पर भी बीटा है, वो भी नहीं पता है हमें। ये t पता है क्या? जी, ये t पता है। यहां पर देखिए टाइम t हमें बता दिया गया है कि टाइम t है, यानी कि t क्या है? टाइम है। टाइम है, इसका मतलब है इसका डायमेंशन हमें पता है, थर्ड ब्रैकेट में कैपिटल T, ठीक है, टाइम की डायमेंशन एक बार। अच्छा, ये x क्या है? ये x है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब है ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, इसी को पोजीशन कहा जाता है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो हमें x की डायमेंशन भी पता है। तो x की डायमेंशन पता है, t की पता है, और ये बाकी दो नहीं पता है। फाइन, इतना समझ में आया। अब यहां पर एक चीज देखें। अच्छा, पहले तो ये समझते हैं कि सर ये x t क्या है। x के अंदर ब्रैकेट में t था जो मैंने यहां नहीं लिखा, ब्रैकेट में, इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू टी है। जी नहीं, ये x इंटू टी नहीं है, इसको याद रखिए, समझ जाइए। इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब है हमारे पास ये जो इस तरह से यहां पर दिया हुआ है एक फॉर्मूला, बेसिकली इसका मतलब है कि ये x का फॉर्मूला है, मतलब कि अगर ये जो चीज है ये x है, पोजीशन है, ये पूरा पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है, लेकिन ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टाइम t पर, ठीक है, यानी t जैसे जैसे चेंज होगा उस तरह से ये पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज होगी, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ t। x क्या है? टाइम का एक फंक्शन है। ये कहने का एक तरीका है, ये इसको कैसे कहेंगे, कैसे मुंह से इस चीज को, x ब्रैकेट में t, इसको कहते हैं x ऑफ t, ओके, या इसको कहते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ t। इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं समझना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक फंक्शन है। जब भी आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ कि ब्रैकेट में कोई एक वेरिएबल है, आप समझ जाएंगे कि ये फंक्शन है। और फंक्शन का मतलब है कि आपको इस t को, ये सिर्फ बताने के लिए है कि x की वैल्यू जो है वो t पे डिपेंड करती है। t को जैसे जैसे चेंज करेंगे x की वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो जाएगी। ये बात समझाने के लिए ऐसे लिखा गया है। ये t को कहीं पर रखना नहीं है, लिखना है आपको इस तरह से, ठीक है, कि एक्चुअली इस साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उधर क्या है इक्वेशन, सिर्फ वहां पर x है, सिर्फ पोजीशन है और कुछ नहीं है। ओके, ये इतना समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह से आपको दिया जा सकता है। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ रहेगा, अक्सर आप क्या करेंगे, उसको जो फंक्शन जहां लिखा हुआ है उसको भी आप ऐड कर देंगे उसी के साथ में। एनीवेज, यहां पर एक और कैच है, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस है। 1 तो एक नंबर है, ये तो डायमेंशनलेस है ही है। मैंने जैसे बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होगा और इसका जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस होगा। ओके, तो यहां पर एक्चुअली दो चीजें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए।
ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप जिस तरह से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें खोजनी थी, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक ही थी ना, हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है और वो छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ पर। ये चूंकि ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस है तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v बाई बीटा। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस ही है भाई। ओके, अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? दूसरा इक्वेशन है ये जो है e की पावर, वो डायमेंशनलेस होगी, यानी कि बीटा t का डायमेंशन होगा क्या? डायमेंशनलेस। यानी इस तरह हम लिख सकते हैं बीटा t इज इक्वल टू m0 L0 T0। ग्रेट, इस तरह से हमने लिख लिया। ये हमारे 2 इक्वेशंस हमें मिल गए। पहले इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर 2 चीजें अननोन है, यहां पे सिर्फ एक चीज अननोन है। टाइम तो हमें पता है, टी की वैल्यू तो हमें पता है, ये टाइम है, तो हम यहां से बीटा फाइंड आउट करेंगे, यहां पर इसको फीड कर देंगे। ठीक, चलिए इसको करते हैं। यहां पर हम इस तरह से एक सिंबल देंगे इक्वेशन के लिए और इसको हम लिखेंगे ऐसे बीटा, और ये टाइम को अलग से लिखते हैं कैपिटल टी, और ये तो भाई m0 L0 T0, ये तो है ही है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब है तीनों चीजें 0। अब हम क्या करेंगे, ये टाइम को इधर भेज देंगे, हमें बीटा का डायमेंशन निकालना है, राइट? तो हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी सिंपल, t टू द पावर -1। क्यों? ये टाइम इधर जाएगा, एक्चुअली ये डिनोमिनेटर में गया, वहां से ऊपर आया, तो ये t टू द पावर -1। ये पूरा हमने इसीलिए लिखा था, ये एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे खाली तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो हमने लिख दिया m0 L0 T0, जिससे समझ में आया कि ये डायमेंशनलेस है। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअली लिखने के लिए कुछ है, इसको हटा देंगे। बीटा का डायमेंशन क्या हो गया? t टू द पावर -1। t टू द पावर -1 का मतलब क्या है? ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम के रेसिप्रोकल। ओके, अब ये चीज, ये जो वैल्यू है इसको हम फीड करेंगे यहां पर, यहां फीड करेंगे, क्या होगा? हमें x की डायमेंशन पता है, x क्या है? पोजीशन विच इज लेंथ। तो लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे इस तरह से इज इक्वल टू v की डायमेंशन, और बीटा की डायमेंशन क्या होगी? t टू द पावर -1। ठीक, अब हमें v की डायमेंशन का पता करनी है, इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, अदर साइड में जब भेजेंगे और फिर पूरे इक्वेशन को घुमा कर लिख देंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग v की डायमेंशन होगी L t टू द पावर -1। ओके, ये चीज नोट कीजिए, यहां पर जाने के बाद भी ये -1 से +1 नहीं हुआ, जबकि ये ऊपर चला गया। ये भी एक सिली मिस्टेक है, बच्चे कर बैठते हैं, इसको नहीं करना है। जब एक ही डिनोमिनेटर, अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं a बाई बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b का पावर -1, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से लिखें a बाई बी स्क्वायर, इस तरह से, अगर हमें इसको इधर भेजना है, सपोज यहां पर c, ये एक इक्वेशन है, बी स्क्वायर को इधर हम अगर भेजेंगे एक इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन नहीं है, राइट? ये हमने एक ही चीज को दूसरी तरह से लिखा, एक्सप्रेशन है एक, यहां पर ये एक इक्वेशन है। अगर हम इसे b को हम इधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। यहां पर ये ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि साइड चेंज कर रहा है, और जब साइड चेंज करेगा तो यहां पर पावर में माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ये पूरा चेंज ही कर दे रहा है, इक्वेशन का साइड चेंज कर रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, ये कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं है, बेसिक बच्चों की क्लासेस में बताई जाती हैं। लेकिन होता है, मैथ्स से प्रैक्टिस छूट जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और इसकी वजह से नुकसान तब हो जाता है जब अच्छे स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं ला पाते हैं, सिर्फ ये सिली मिस्टेक्स की वजह से। इसीलिए, और ये चीजें ठीक कब होंगी? जब आपका हाथ साफ होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा। ये चीजें आपके
मतलब मसल मेमोरी में बैठ जाती हैं। मसल मेमोरी इज ए मिथ बाय द वे, ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, कहने की बात है। आपके मतलब आपके हाथ में ऑटोमेटिकली होने लगता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऐसा क्यों हुआ, माइनस कहाँ है पावर में, कहाँ नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना सिली मिस्टेक्स होने ही हैं और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। अच्छे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिस कम करने की वजह से, सब कुछ समझा हुआ है, सब कुछ याद किया हुआ है, सिली मिस्टेक्स कर बैठे, फिजिक्स में पूरा डुबा दिया उन्होंने, जिसकी वजह से नीट का एग्जाम ही खराब हो गया। ओके, तो ये t इधर जाएगा तो ये इक्वेशन का साइड चेंज कर रहा है। दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है। जब हम लोग एक ही साइड की बात करते हैं, उसी में खिचड़ी पकाते रहते हैं, तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जब दोनों साइड्स हैं और दोनों साइड्स में ही हम लोग चेंजेस कर रहे हैं तो वो एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में ही इस तरह से जो सिंबल हम लोग देते हैं वो इक्वेशंस में देते हैं। ओके, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा LT⁻⁻1। तो ये हो गया हमारे पास में, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करने को कही गई थी। क्या क्या है, बीटा का डायमेंशन क्या हुआ T⁻⁻1 और V का डायमेंशन क्या हुआ LT⁻⁻1। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। आपको ये समझना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है तो दो इक्वेशंस चाहिए। अब इक्वेशंस कहाँ होती हैं, छुपी हुई हो सकती हैं, आपको निकालना ये आपका काम है। यही तो एक अच्छे स्टूडेंट का काम है कि वो चीजों को समझ जाए कि कहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ है, जो रूल्स, उनको अप्लाई करे किसी प्रॉब्लम में, और वहां से जो चीजें हिडन है, जो नहीं बताई गई हैं, उनको खोज कर निकाले। उसके बाद तो बाकी कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, दैट्स इट। तो यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ था, दूसरा कहाँ हिडन था, हमारा जो रूल बताया गया था कि किसी एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है e⁻, वो डायमेंशनलेस होता है। वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिला, दो इक्वेशंस को सॉल्व किया गया, आंसर। चलिए, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन एज x of t is equal to p plus qt plus rt square plus st cube. Find the dimensions of p, q, r and s. Very easy question. क्या हो रहा है यहां पर, xt अगेन इट्स अ फंक्शन। फंक्शन का मतलब है x इज अ फंक्शन ऑफ t। यहां पर वो t यहां पर है नहीं, इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे क्या है, सिर्फ पोजीशन है। पोजीशन की डायमेंशन हमें पता है, अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, विच इज l इज इक्वल टू p प्लस qt प्लस rt स्क्वायर प्लस st क्यूब। अब हमें बताना है कि ये t क्या है, पता है, टाइम t यहां दिया हुआ है। थोड़े से अच्छे से प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ बताया हुआ रहता है। ये p, q, r और s ये फाइंड आउट करना है हमें। ओके, यहां पर ट्रिक क्या है, यहां पर कोई ट्रिक ही नहीं है, यहां पर सीधा साधा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी है कि भाई शेरवानी है, हवाई चप्पल नहीं हो सकता है उसके नीचे। तो इधर में अगर पोजीशन है तो इधर भी पोजीशन होगा, यानी ये सारे, जैसे कि हम लोग मीटर को केजी को जोड़ नहीं सकते हैं, अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, याद रखिए पिछले प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लीकेशन था, वहां पर एडिशन नहीं था, लेकिन यहां पर हम सबको ऐड कर रहे हैं, यानी कि हर एक जो एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा और वो क्या होगा, xt के इक्वल होगा। यानी चार चीजें खोजने को दी गई हैं, चार इक्वेशंस मिल गए। कहां से मिल गए, यहां से मिल गए। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ qt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। चारों की डायमेंशन, चारों टर्म्स की x के बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ rt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ st क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। चार इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। भाई इसको तो आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं, इसको आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है। चलिए सारी कैलकुलेशन स्किप करते हैं, आंसर लिख देते हैं चुप से। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू क्या होगा, x की डायमेंशन क्या है, l, ठीक। q की डायमेंशन क्या होगी, ये टाइम नीचे जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा,
L t टू द पावर -1। ये R में क्या होगा, ये R, ये t नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा L टू द पावर -2, और S में क्या होगा L टू द पावर -3। दिस इज द आंसर। आई थिंक ये इजीएस्ट क्वेश्चन था अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें। चलिए, वेरी नाइस। कुछ समझाने की जरूरत है इसमें? कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट। अब हम लोग आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के आखिरी यूज पर, एप्लीकेशन पे, विच इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन हम पता करते हैं। इससे कैसे करके पता करते हैं? हम लोग वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी या फिर जो LHS RHS दोनों है उसके इस्तेमाल से हम लोग बैलेंस करते हैं डायमेंशंस को दोनों तरफ में, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई है। ओके, कुछ समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम बना के ही चीजें समझ में आती हैं। मेरा तो यही तरीका है पढ़ाने का, प्रॉब्लम बनाओ। ये हर तरह, ये विन विन है, समझ में भी आता है और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी होती है। अब इससे बेटर क्या है आपके लिए? The time period of a pendulum is dependent upon the length of the pendulum, mass of the bob and acceleration due to gravity. Find its expression. क्या कहा जा रहा है कि एक पेंडुलम है। अभी पेंडुलम होता क्या चीज है? कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चलिए एक घटिया सी फोटो बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए पेंडुलम क्या है। पेंडुलम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक बेस से लटका हुआ होता है स्ट्रिंग के जरिए। ये एक धागा है जिससे ये लटका हुआ है, और यहां पर एक कुछ वेट है, कोई मास है, कुछ भारी चीज है, और उसके बाद ये पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्विंग करेगा। अगर इसको उठा के यहां से छोड़ देते हैं तो ये स्विंग करने लगेगा। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में ही, हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो खैर, इसकी एक लेंथ है, इसकी जो ये जो धागा है इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है मान लीजिए L, और ये जो मास है, जो भारी सा सामान अंदर नीचे में लटका हुआ है, इसे हम बाय द वे इसे हम कहते हैं बॉब। ठीक है, ये बॉब द मास, नॉट बॉब द बिल्डर। तो इसकी जो मास है वो है m, और ग्रेविटी तो भैया है ही है, तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है। तो कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का, अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि अगर हम इसे यहां से उठाएंगे, ऐसे पकड़कर यहां तक लाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये ऐसे झूला झूलेगा, वापस इधर तक जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो एक बार जब ये जहां से छोड़ा गया था वहां पर वापस आता है, उसमें कितना टाइम लगता है एक बार ऐसा होने में, उसे कहते हैं वन ऑसिलेशन, और उसमें जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, टाइम पीरियड समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड कहा जा रहा है कि वो डिपेंड करता है किस चीज पर? जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मुझे नहीं पता किस चीज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, मास ऑफ द बॉब पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द बॉब, मास ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें बताना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। वाह, तो अब हम लोग फॉर्मूला खोजना शुरू कर रहे हैं। प्रमोशन है भाई हमारा। अभी फिजिक्स शुरू ही हुआ 11 का, और अभी हम लोग अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें करना शुरू कर दिए। ओके, तो टाइम पीरियड, तो बेसिकली कहने का मतलब है यहां पर टाइम पीरियड में डिपेंड करता है तीन चीजों पर, यह पता है, लेकिन इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये तो नहीं पता। जैसे m, डायमेंशन ऑफ m, तो m है कि m0, m1, m स्क्वायर, m-2 क्या होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, कहां पर है m, l और t, ये हमें कुछ नहीं पता। यही चीजें फाइंड आउट करनी है। हम ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, ओके, ऐसे ना लिख के हम लोग पहले ये लिखते हैं
कि टी जो है टाइम पीरियड, नॉट डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताता हूं, मास ऑफ द बॉब टू द पावर a, लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू द पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर c। हमें बताया गया था क्या, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है हमें नहीं पता, किसका क्या कितना कंट्रीब्यूशन है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने तीन पावर लिख दिए a b c, ठीक है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। यहां पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल भी दिया है। ये क्यों दिया है, आपको इतना पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटता है, जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो क्या होगा, ओके यहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं लिखता हूं p, इस तरह से कुछ आता है। यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, ओके ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें बताती है कि a और b का एक रिलेशन तो है, प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है अगर a की वैल्यू बढ़ेगी तो b की भी वैल्यू बढ़ेगी, इतना तो पता चलता है, लेकिन a की वैल्यू बढ़ने से b की वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी, क्या a की वैल्यू अगर 1 यूनिट बढ़ती है तो b की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ेगी या 2 यूनिट बढ़ेगी या 3 यूनिट बढ़ेगी, नहीं पता, हमें ये नहीं पता, ये चीजें पता चलती हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, ठीक है। तो हमें चूंकि इस एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूला तो निकाल देंगे, लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी ये कभी नहीं पता चल सकता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस से अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, इसमें हमें कभी भी नहीं पता चल सकता है कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। तो एट बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह का एक फॉर्मूला ही खोज सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये p की वैल्यू खोजना पॉसिबल नहीं है इस फॉर्मूला से, मतलब इस मेथड से जो हम लोग कर रहे हैं थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, समझ गए। इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ। चलिए हाँ ओके, अब हम लोग लेकिन जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पर तो इज इक्वल टू ही देंगे, क्योंकि चाहे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हो चाहे इज इक्वल टू का सिंबल हो, डायमेंशंस दोनों तरफ तो इक्वली होते हैं भैया, क्योंकि अगर इसे हटाएंगे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो तो डायमेंशनल लेस ही होता है ना, तो इसीलिए डायमेंशंस जब लिखेंगे तो इज इक्वल टू यहां पर देंगे। ओके, तो मास जो है, मास ऑफ द बॉब, उसकी डायमेंशन क्या होगी, m ही होगी, इजी पीजी। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसकी डायमेंशन क्या होगी, l टू द पावर b, और ये हो गया g। g की डायमेंशन क्या होगी, चलिए g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, विच इज एक्चुअली g। एक्चुअली यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपको याद होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं जी को। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मीटर का मतलब लेंथ, और पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये पर सेकंड है, डिनोमिनेटर में नीचे है इसीलिए माइनस, और स्क्वायर है इसीलिए ये 2। तो जी की डायमेंशन हो गई एल टी टू द पावर -2, ठीक है। ये यहां पर लिख देंगे इस तरह से, एल टी टू द पावर -2 का पावर c, ओके, पावर c, चूंकि यहां पर लिखा हुआ था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सारे पावर्स को अंदर डालेंगे। सबसे पहले m a l b l c t टू द पावर -2c, क्लियर है। अब जब ये तीनों को एक साथ लिखेंगे एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, पावर्स को ऐड कर देंगे जो सेम है। तो ऐसे लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -2c। ओके, अब ये दोनों इधर अगर ऐसे लिख दें हम, ये दोनों डायमेंशन सेम है। यहां पर एक्चुअली क्या है, इसको हम थोड़े और इलेबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसे मिटा करके
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि m0l0t, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही बात है। यहां पर क्या है, चूंकि ये इक्वेशन है, दोनों तरफ के डायमेंशंस बैलेंस्ड होंगे, इसका मतलब ये है कि पावर्स दोनों तरफ के सेम होंगे। और सेम होने का मतलब है तीन चीजें हमें खोजने को बताया गया था, सॉरी मतलब इन तीनों की तीन चीजें हमें खोजनी थी ना, ए बी सी की वैल्यूज खोजनी थी, तो हमें तीन इक्वेशंस चाहिए। तीन इक्वेशन मिल गए। कैसे मिल गए? पावर्स को इक्वेट करके। यानी हमें तीन इक्वेशन क्या मिलेंगे? सबसे पहला हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 पता चल गया। अच्छा, अब ये जो b को भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करेंगे, हम लोग पहले इसको करते हैं। -2, ये -2c की जो पावर है, और इधर में क्या पावर है? 1 है। एक्चुअली कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब -2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -12। c की वैल्यू पता लग गई, कितनी है? -12। अब इसको इक्वेट करेंगे l को, तो क्या आ जाएगा? b प्लस सी इज इक्वल टू 0। b प्लस सी इक्वल टू 0 है और c की वैल्यू हमें पता है। c की वैल्यू हमें कितनी पता है? b इक्वल टू -c विच इज इक्वल टू, ये -12 है और ये -c है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई होकर के, यानी b की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ओके, b की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू -12 और a की वैल्यू है 0। तो ये हमें पता लग गया। अब हम लोग इस चीज को यहां फीड कर सकते हैं। जब हम फीड करेंगे तो क्या होगा? चलिए यहां पर एक बॉक्स बनाते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ, इसको यहां लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज को यहां पर हम जो हमारे वैल्यूज आए थे उनको यहां पुट करेंगे। तो क्या होगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर b यानी कि हाफ, और g की पावर कितनी होगी? -12। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं, थोड़ा सा, ये तो हो ही गया, ये आंसर हो सकता है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो क्या होता है? 1 होता है उसका वैल्यू, यानी उसको हटा सकते हैं। इसका मतलब कि इसको ना लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, अब यहां पर एक चीज समझना है हमें कि ये l की पावर हाफ का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा कि सर्ट्स हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा। जब भी किसी चीज की पावर फ्रैक्शन में होती है, इसका मतलब होता है रूट। अगर मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं a की पावर हाफ, इसका मतलब है a का स्क्वायर रूट। अगर मैं लिखता हूं a की पावर 1/3, इसका मतलब होता है a का क्यूब रूट। तो फ्रैक्शन में जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो पावर रहती है, उसका मतलब होता है रूट। ओके, यहां पर l के पावर हाफ है, इसका मतलब है एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ l। डिवाइडेड बाई, सेम g की पावर भी हाफ है, -12 है। माइनस का मतलब है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और हाफ का मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ g, लेकिन डिनोमिनेटर में। तो अब हम फाइनली इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l/g, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन। ये हमारा एक रिलेशन हमको मिला कि t टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का, उसके साथ l और g का क्या रिलेशन है। m का रिलेशन है जैसा कि क्वेश्चन में है, लेकिन हमें पता लगा हमारे कैलकुलेशन से कि m का रिलेशन एक्चुअली नहीं है, m पर डिपेंड नहीं करता है। ये बॉब जो है वो कितना भी भारी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन लेंथ अगर इतनी है तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। लेंथ डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, ना कि मास पर। मैंने उल्टा कह दिया, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, ना कि मास ऑफ द बॉब पर। क्लियर हो गया? और जी तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो बस सब जगह है। तो दिस इज द इक्वेशन, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l/g। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिया हमने, अब अगला क्वेश्चन खुद से बनाएंगे हम लोग। इसको ट्राई कीजिए।
यहां पर सवाल क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। किसी गैस की वेलोसिटी को प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, यानी फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जहां पे हो वेलोसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर टू द पावर इतना और डेंसिटी टू द पावर इतना। तो यहां पर दो चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, क्या प्रेशर का कितना इनरोलमेंट है उस चीज में, कितना क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, और डेंसिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पता करना है। बेसिकली फॉर्मूला कैसा होगा, फॉर्मूला होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर को हम लोग लिखेंगे स्मॉल p से, p टू द पावर a, और डेंसिटी को ऐसे रो से लिखेंगे, रो टू द पावर b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। a और b की वैल्यू खोजेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए खोजते हैं a और b की वैल्यू। कैसे खोजेंगे, ऑब्वियसली दोनों तरफ का बैलेंस्ड रहेगा क्या, डायमेंशन। तो अब पहले हम लोग को प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन पता करनी होगी। वेलोसिटी तो हमें पता है L t टू द पावर -1 यानी मीटर पर सेकंड जिस तरह होता है। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है जी, फोर्स बाई एरिया हमें पता है, और डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो चलिए दोनों पता करते हैं। प्रेशर होगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। हमें इन दोनों का डायमेंशन पता है, अभी हमने इतने प्रैक्टिस की। ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर, यानी प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, ये L ऊपर जाएगा तो -2, यहां पर L के ऑलरेडी L की डायमेंशन है 1, तो 1 और -2 हो जाएगा -1, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं m L की पावर -1 t की पावर -2। दिस इज द क्या, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ओके, अब इसी तरह से हम लोग डेंसिटी की डायमेंशन निकालते हैं, जो होगा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम बड़ा इजी है ये तो। ऊपर हो जाएगा m, नीचे हो जाएगा L क्यूब, और इसीलिए हम इसे लिखेंगे ml टू द पावर -3। देख लीजिए, समझ में आ रहा है, ये वेरी सिंपल, दोनों ही चीजें बहुत आसान है निकालना। अब हम इसे यहां फीड करेंगे, क्या होगा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, पहले इसको तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p टू द पावर a और डायमेंशन ऑफ रो टू द पावर b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, L टू द पावर -1 इज इक्वल टू, प्रेशर को हमने अभी क्या पता लगाया, m L टू द पावर -1 t टू द पावर -2 टू द पावर a, और रो को हमने क्या फाइंड आउट किया, m L टू द पावर -3 टू द पावर b। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो क्या होगा, m की पावर a, L की पावर -a, t की पावर -2a, और इधर होगा m की पावर b, L की पावर -3b। ठीक है, अब हम लोग एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सेम जो यूनिट्स हैं उनके पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, m का पावर a प्लस b, L की पावर -a -3b और t की पावर -2a। ग्रेट, इसको भी यहां पे लिख ही देते हैं इस तरह से, m0 L t टू द पावर -1। चलिए अब हमें इक्वेट करना है, इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, पहले हम लोग t को इक्वेट करेंगे। इससे क्या फायदा है, यहां पर दोनों में a और b दोनों के टर्म्स हैं, वहां पर सिर्फ a का टर्म है, यानी इक्वेट करेंगे तो डायरेक्टली हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, -1 इज इक्वल टू -2a। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी हाफ, a की वैल्यू हाफ, हमें ये पता चल गया। अब हम इसे पुट करेंगे कहां, m में। अब हम l में भी कर सकते हैं, यानी कि 1 इज इक्वल टू -a -3b, ये भी कर सकते हैं, या फिर हम 0 इज इक्वल टू a प्लस b, ये भी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम, ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे m वाला, तो मैं उधर से करता हूं।
a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें पता है हाफ, तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू माइनस a विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब जब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये हमको यूज में ही नहीं आया, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, टेस्टिंग के लिए यूज कर सकता हूं। आप देखिए b की वैल्यू क्या है यहां पर, माइनस हाफ। माइनस हाफ को जब 3b मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, -3/2, लेकिन यहां पर एक और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा एक्चुअली +3/2, और a की वैल्यू हाफ तो हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है, और l की वैल्यू इधर भी 1 है। तो यहां से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमने a और b की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं। अगर कॉन्फिडेंस है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सिली मिस्टेक्स अगर आपने नहीं की है तो उतने चेकिंग की जरूरत नहीं है, ये सही आंसर है। ओके, फाइनली ये हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को, इन वैल्यूज को यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की वैल्यू क्या है, हाफ, p टू द पावर हाफ, और रो का पावर होगा माइनस हाफ। अगेन जो हमने किया था, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसको, और ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट p, और ये नीचे आ गया रूट रो, इसको एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ p बाई रो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा गया था। ठीक, तो ये हो गया भैया क्वेश्चन। इजी है या डिफिकल्ट है, बताइए, कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइए। देखिए जब पढ़ रहे हैं कभी कभी पॉज करके कमेंट कर दिया कीजिए, थोड़ा सा यू विल ब्लो ऑफ सम स्टीम। नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी लिख के बता दीजिए यार। अगले क्वेश्चन में चला जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे जब हम लोग डीपीपीज वगैरह सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है भाई, चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि पता रहे कि आगे क्या आने वाला है। बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन का फुल इंतजाम हमने कर रखा है, जस्ट बियर विद अस। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े, यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशनल करेक्टनेस और रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, हम लोग पता कर सकते हैं डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है, इक्वेशंस को बैलेंस करके आरएचएस एलएचएस, और फॉर्मूलाज भी खोज सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला खोजने के कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है, चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, मैग्नीट्यूड नहीं खोज सकते हैं, कैन नॉट फाइंड मैग्नीट्यूड। जो मैंने बताया कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में खोज सकते हैं चीजों को कि वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको नहीं मिलेगा। जो मैग्नीट्यूड है वो आपको नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी चीज है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में नहीं काम करता है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जो है वो इसका क्रिप्टोनाइट है। जब एक बार आ गया सामने डायमेंशनलेस तो आप इसकी सारी सुपर पावर्स चली गई, अब डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर यही नहीं है। आप कितने सारे डायमेंशनल क्वांटिटीज को ऐड कर दीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कितने मल्टीप्लाई हुए, कितने डिवाइड हुए, क्योंकि उनका डायमेंशन है ही नहीं है, तो इसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये बेसिकली इसके रेडार के नीचे से निकल जाते हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज। तो जहां पर भी एक भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अगर आपके फॉर्मूला में, कोई हेल्प यहां पर नहीं कर पाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, और तीसरी चीज है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट टाइप रिलेशंस में काम आते हैं। अगर आपका फॉर्मूला किसी चीज का ऐसा है जहां पे प्लस बहुत सारे टर्म्स को ऐड किया गया है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलेगा। प्रोडक्ट में हमने जो 2-3 क्वेश्चन अभी बनाए वो सारे प्रोडक्ट टाइप थे, है ना। हमने मल्टीप्लाई किया m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b इंटू g टू द पावर c, इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया बार बार। लेकिन अगर कहीं पे प्लस आ जाए किसी फॉर्मूला में तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग नहीं खोज सकते हैं। और इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कहीं पर है, कहीं पर साइन किसी वैल्यू में आ गया, हमने जो बात की जो पेंडुलम वाली, पेंडुलम में साइन थीटा हमेशा आता है अगर हम लोग जो उसकी पोजीशन की एक्सप्रेशंस में, वैसे हम वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आ गई, लॉगरिथमिक वैल्यूज आ गई, वहां पर नहीं होगा।
तो ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट। जो चीजें बता दी गई हैं, अब क्या बच गया है? बच यही गया है कि अब इस मैंने जो प्रॉब्लम्स करवाए हैं इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दुनिया में है, नीट में आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैं भी करवाऊंगा आपको दूसरी वीडियोस में एज प्रैक्टिस, डीपीपी वगैरह। लेकिन इसके अलावा थ्योरी में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बता दिया दैट इज कंप्लीट, बस हो गया आपका, ये टॉपिक कंप्लीट है। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहां पर हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इस तरह की जो भी क्वेश्चन है वो सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, कमेंट करो, जरूर कमेंट करके बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ, स्प्रेड द गुड थिंग भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब, इसको छोड़ना नहीं है प्लीज। इसी के साथ में मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।